मिस्टर राधा मोहन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ रामदेव अग्रवाल जी हैं, शैलेश हरिभक्ति इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही संजय सिन्हा और अजय बग्गा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, लेकिन और निपुण मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन रामदेव जी, मैं आपसे एक चीज़ आई वांट टू गो बैक टू द स्टेटमेंट विच यू मेड अर्लियर कि पीई रेशियोज कंप्रेस होंगे, और कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दैट अ बिट, क्या बोल रहे थे आप? या सो डिविडेंड जो है, जैसे आप जब शेयर खरीदते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, सो व्हाट यू गेट ओनली डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ योर होल्डिंग। सो डिविडेंड इज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर प्राइस। अब डिविडेंड जो है, आप बोल रहे हैं कि पहले तो आप पोस्ट टैक्स प्रॉफिट करिए, सो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होगा 33%, उसके ऊपर जो आपका जो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट आता है, जब डिविडेंड देते हैं तो आपको 20% आपको 20.5% is the dividend distribution tax. Okay. Now then after that we thought that this dividend distribution tax itself is very high. It should be reduced. It started with 7.5%. वो अब आप बोलते हैं उसके बाद जो है, यदि 10 लाख से ऊपर का आपका डिविडेंड है तो उसके ऊपर 10% और टैक्स, तो सरचार्ज मिलाकर करीब 11.5% होता है। 34.5, 20.5 एंड देन 11.5। आई डोंट नो, दिस इज क्रेजी लेवल ऑफ टैक्स। दुनिया में कहीं नहीं होता है, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा। तो जो तो उससे होगा क्या अल्टीमेटली, जो यार मैं जा रहा था। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी मीर? Yes, 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 of course, sir. Please go ahead. या so you know, who decides the dividend? Dividend is decided by the management, and the management gets more than 10 lakhs of rupees in terms of dividend. तो मेरे को नहीं लगता है कि it is an incentive for anybody, any management to increase the dividend. यदि डिविडेंड ग्रोथ नहीं आएगा तो शेयर प्राइस ग्रोथ के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका ईपीएस तो वहीं रहेगा, लेकिन चूंकि डिविडेंड आप बढ़ाएंगे नहीं तो उससे पी मल्टीपल भी सफ़र करेगा। अट्रैक्टिवनेस फॉर कमिंग टू द मार्केट विल कम डाउन बिकॉज यू आर डिस्करेजिंग द डिविडेंड पे आउट। जी, इस बीच हमारे साथ मिस्टर शैलेश हरिभक्ति भी हैं बात करने के लिए। शैलेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा आपसे थोड़ा सा देर में बात कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में पहले से ही मौजूद थे। एग्जैक्टली बजट स्पीच को आपने सुना टैक्स पर्सपेक्टिव से, और आई थिंक दूसरी चीज़ जो बड़ी रही वो थी बैंक्स जो चाहते थे शायद उतना पैसा उनको नहीं मिला, लेकिन उसके लिए दूसरे अल्टरनेटिव की बात ही भी की गई है। और तीसरा है एग्रीकल्चर पर, ग्रामीण भारत पर एलोकेशन। तीनों ही पर्सपेक्टिव से इस बजट को कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूं कि टैक्सेशन एफर्ट बिल्कुल नहीं जैसी है। 1,000 करोड़ डायरेक्ट टैक्स में और 18,000 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स में लार्जली सिन टैक्सेस पे हैं, तो उसमें तो कोई ज़्यादा बात करने लायक नहीं है। लेकिन जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम आई है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती है, बल्कि वो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उनको थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि ऐसी स्कीम आ सकती है। एग्रीकल्चर के लिए इस बजट में इतनी अच्छी योजनाएं की गई हैं कि मैं समझता हूं कि इससे रूरल इनकम ज़रूर बढ़ेगी। और मैं समझता हूं कि ये 2 खराब मानसून के बाद अगर ये अच्छी मानसून आ गई और ये पूरा अगर उछाल आ गया तो मैं समझता हूं कि रूरल इनकम्स बहुत बढ़ सकती है। और तीसरी बात जो है इस बजट की कि इसमें कोई रिफॉर्म की जो प्रक्रिया है उस पर कोई डायरेक्ट चर्चा नहीं हुई। न डिसइन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट चर्चा है, न जीएसटी का रोड मैप है, न बैंक कैपिटलाइजेशन। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था 25,000 करोड़ रुपये से कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि बैंकों को लगेगा 4 लाख करोड़ रुपया रिकैपिटलाइजेशन के लिए। तो मैं समझता हूं कि अब लेंडिंग और बोरोइंग के लिए मार्केट फोर्सेस को ही उत्तेजित किया जाना है। और मैं समझता हूं कि बॉन्ड मार्केट में जो भी नए प्रावधान आएंगे उन्हीं पे सब लोग देखेंगे कि वो अपने फाइनेंसिंग ऑप्शंस कैसे सुधार सकेंगे। जी जी जी, तो शैलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। समय की कमी थी इसलिए एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा आपसे। रामदेव जी मैं एक बार फिर से आपके पास आऊँगा। आई थिंक मैं अगला प्रश्न जो मेरा है वो बैंकों पर ही केंद्रित रहेगा। एग्जैक्टली बैंक्स जिस सिचुएशन में है अब यहाँ से कितना डाउनसाइड पॉसिबल आपको इन लेवल से और लग रहा है? आपने आई थिंक रिकैपिटलाइजेशन की अमाउंट भी देख ली, और आई थिंक जो सेकंड अब चीज़ जो हमारे सामने खड़ी है वो है रेट कट फ्रॉम आरबीआई। उसके कितने चांसेस हैं, और यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है या फिर डाउनसाइड पोटेंशियल बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादा है?
तो देखिए इनका सरकार का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में क्या एग्रीमेंट है, वो ऐसे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा, क्योंकि क्लियरली दिस इज 25,000 करोड़ मस्ट बी द बेयर मिनिमम डिमांडेड बाय आरबीआई। नाउ आरबीआई, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, उसमें दे आर सेइंग दैट like US and other countries, they want RBI itself to leverage and support the capital adequacy of the banks. अभी वो प्लान तो हमको नहीं मालूम क्या होगा, this is not part of the budget. So and then rate cut. So दो भी अस्त्र और बाकी हैं, दोनों RBI के हाथ में है। एक तो recapitalization bond by RBI itself using their own balance sheet, and second is आपका rate cut. Now rate cut is going to be 0.5%, 1%. But what is the game plan? We don't know. So I think in all, RBI is in the command of this particular situation, and government would definitely expect the RBI to perform. I mean, to see that this transition happens and banks are put onto the sound footing. So मेरे ख्याल से वो सब्जेक्ट जो है पूरा क्लियर नहीं है बजट में। बिल्कुल, लेकिन रामदेव जी, अगर इस बजट के बाद यहाँ से इस साल के अंत तक का कोई व्यू लेना हो तो 10 से 15% का रिटर्न, इज इट अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑन द इंडेक्स फ्रॉम हियर? ऑब्वियसली पॉकेट्स में ज्यादा होगा परफॉर्मेंस। नहीं, 10% एक अच्छा एस्टिमेट है, एक्सपेक्टेशन 10-15%, क्योंकि लास्ट ईयर में देखिए इंडेक्स था 9,000 लास्ट बजट में, इस बार होगा 7,000। अभी 7,000 से नहीं लगता कि बहुत नीचे जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि आपका जो ऑयल का भी जो प्ले है, जो लास्ट ईयर से ऊपर कितना जाएगा? 9 से 7 तो हो गया, 7 से 9 होने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, पहली बात तो कि गिरने की कितनी जगह है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा वो। क्योंकि इसमें क्या है, आपका मानसून का आ जाएगा, इसमें आपका रेट कट आ जाएगा, ग्लोबल रिकवरी ऑफ द ऑन द बैक ऑफ ऑयल, ग्लोबल रिकवरी विल हैपन। सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर गोइंग टू प्ले, हाउ द एफआईज आर गोइंग टू बाय एंड सेल। क्योंकि देखिए आप यदि कंटिन्यूस, यदि जिस ढंग से सेलिंग फ्राइडे तक था, यदि वो पेस यदि आज भी चालू रहे और आगे भी चालू रहे, क्योंकि रिडम्पशंस इन द ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स आर वेरी हाई, तो वो एक शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म थोड़ा सा अनसर्टेनिटी दे रहा है। सो वी हैव टू फोकस ऑन द बिजनेसेस एंड द कंपनीज, नॉट ऑन द मार्केट्स दैट मच। राइट, बिल्कुल। चलिए रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ पवन गोयनका भी बने हुए हैं। पवन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस हाइक, बिकॉज अक्रॉस द बोर्ड सेस लगाया गया है गाड़ियों पर, हालांकि वी अंडरस्टैंड वो अल्टीमेटली इट्स एट द कंज्यूमर एंड, लेकिन जिस तरह की इस समय सिचुएशन है ऑटो स्पेस के लिए, उसमें कितनी संभावना है गाड़ियों के दाम बढ़ने की? जहाँ तक मेरा सोचना है, सभी कंपनियाँ ये पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को। हो सकता है पूरा ना करें, इट विल डिपेंड फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अभी हम महिंद्रा की तरफ से एनालाइज कर रहे हैं एंड वी विल डिसाइड इन 2-3 डेज कि व्हाट एक्शन वी विल बी टेकिंग, बट सर्टेनली इट विल बी पास्ड ऑन। चलिए मिस्टर गोयनका, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इनफैक्ट आखिरी जो इनके इनफैक्ट वर्ड्स थे, उन्होंने यही कहा कि हाँ, पास ऑन शायद करें, कंज्यूमर को उस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।